नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ घोड़ों की दुनिया के यूट्यूब चैनल के बादशाह प्रदीप जी से। इंडियन डिस्कवरी 92 चैनल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, देखे भी होंगे उनके वीडियोस। तो आइए उनसे आज बातचीत करते हैं। आज पहली बार वो कैमरे के सामने आने वाले हैं। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्ते मैडम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बिल्कुल, आपने थैंक यू। हमको इंटरव्यू दिया आज। हमारे दर्शक भी बहुत खुश हो जाएंगे आपको पहली बार कैमरे के पीछे की जगह आगे देखने से। नहीं ऐसे तो दर्शक जो है कभी-कभार देख लेते हैं, गलती जी, से दिखा देते हैं फेस। ज़्यादातर वीडियोस हमने जो देखे हैं आप हमेशा पीछे ही रहते हो। हुँ। चलो कोई नहीं, ये बताइए कि आपने घोड़ों का कंटेंट क्यों चूज़ किया यूट्यूब चैनल के लिए? नहीं, घोड़ों का कंटेंट तो ऐसा है कि मैंने अपने आप से तो नहीं चुना, जी। पर क्या है कि मैं पहले जैसे मीडिया सेक्टर में मैंने क्या मास कॉम किया हुआ है, हम्म। तो मैंने क्या मीडिया सेक्टर में भी जॉब की है 4-5 साल। तो वो क्या है उस दरमियान मेरी ड्यूटी लगी सोनपुर मेले में। हम्म। तो घोड़ों की तरफ तो क्या जाते भी नहीं थे, अच्छा। यानी कि इंटरेस्ट ही नहीं था 1% भी। पर वो क्या हुआ कि मैंने उस टाइम पे एक हैंडीकैम मंगाया था और हम हम्म। उससे पहले भी यूट्यूब पे वीडियो बनाया करते थे। तो क्या शनिवार और रविवार को ही वीडियो डाला करते थे क्योंकि उस दिन क्या हमारी छुट्टी हुआ करती थी। हम्म। तो उसके बाद में क्या वीडियो रेगुलर 4-5 महीने डाली, पर कोई भी वीडियो ऐसा नहीं था जो चला हो, जो 300 से ज़्यादा व्यूज किसी वीडियो पे गए हो। लोग अगर पहले की वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। हम्म। फिर उसके बाद में क्या मैंने एक हैंडीकैम मंगाया, तो बुधवार का दिन था, तो मेरा दोस्त बोला कि यार इस घोड़े की वीडियो बना ले। हम्म। तो मैंने बोला अपन घोड़े की वीडियो थोड़ी बनाएंगे, अपना न्यूज़ का चैनल, अपने घोड़े वोड़े की वीडियो नहीं डालनी। जी। तो मेरा दोस्त बोला बोला कुछ नहीं यार, बोले चेक तो कर ले कि झूम बूम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अपन ने क्या उस घोड़े की वीडियो बना ली थी कैमरे में, पर वो डालनी तो थी नहीं हमारे को, पर वो बना ली थी और वो एक ज़्यादा कह रहा ट्रायल था। हाँ। करनी थी, हाँ। फिर वो क्या शनिवार आया तो मेरा दोस्त बोला यार आज तो अपने पास में कोई वीडियो नहीं है, अपने इतने 4-5 महीने से रेगुलर वीडियो डालते हुए आ रहे हैं, आज क्या डालेंगे। तो वो मेरे को बोला 1-2 घंटे बाद, बोला भाई वो घोड़े वाली वीडियो थी वो डिलीट कर दी क्या है। मैंने कहा यार पड़ी होगी शायद। हम्म। वो देखी पड़ी हुई थी, बोले इसी को डाल दे। मैंने कहा यार अपना न्यूज़ का चैनल है, ख़राब हो जाएगा यार। तो वो बोला भाई वैसे भी तो अपना चैनल कौन सा चलता है, 300 से ज़्यादा व्यूज़ तो वैसे भी नहीं आते। मैंने कहा तो सही रहा है, मैंने की। तो वो वीडियो क्या अपलोड करा शाम को, शनिवार को 7 बजे के करीब। हम्म। वो वीडियो डाला तो वो वीडियो सुबह तक पहुंच गया 8 लाख। ओह। तो हमने सोचा एक वीडियो डाला गलती से चल गया होगा। फिर दूसरे दिन फिर मंडी में गए, तब हम्म। भी ऐसा कुछ नहीं था कि भाई घोड़ों की वीडियो ही बनाएंगे हम। हम्म। पर ये था कि फिर दोबारा वीडियो बनाया, तो वहाँ पे क्या था कि दो अबलग बच्चे खड़े होते। ये तो आज हमको पता लगा कि वो अबलग बच्चे हैं, अच्छा। और ये भी आज पता लगा कि भाई सौदेबाजी चल रही थी। तो हम्म। कैमरा चालू था, वो हैंडीकैम लिया था कि आवाज़ चेक करनी थी, क्योंकि उसमें क्या माइक तो लगते नहीं है, वो बिना माइक के चलता है। तो वो व्यापारी क्या है आपस में झगड़ रहे थे, तो मैंने हम्म। उनको जाके पूछ लिया, मैंने भाइयों क्यों झगड़ रहे हो तुम। हम्म। तो वो क्या है कैमरे के सामने सब कुछ बयां कर दिया कि भाई साहब ये इसने 50 का दिया ये वो। हम्म। तो वो वीडियो हमने उठा के फिर डाला रविवार को। हम हमारा क्या है टाइम सेट था कि 7 बजे वीडियो डालते थे। जी। वो वीडियो फिर दोबारा से उठा के डाला, वो वीडियो गया 11 लाख। अच्छा। हाँ, तो मैंने मेरे साथ वाले दोस्त को बोला, मैंने कि भाई तू ऑफिस में जाके बोल देना मैं कल से ऑफिस नहीं आऊँगा। क्यों? वो अपने को समझ में आ गया कि कंटेंट क्या चल रहा है। तो फेसबुक और यूट्यूब पे क्या होता है ना, आप कितनी भी वीडियो डाल लो, हम्म। जो वीडियो आपकी यानी कि मान के चलो पॉपुलर होगी ना, और जिस पे धमाकेदार व्यूज आ जाएंगे, हम्म। आप उसी कंटेंट को डालो। हम्म। उसी कंटेंट में आप रहोगे ना तो तुम्हारी वीडियो चल जाएगी। अच्छा। यूट्यूब और फेसबुक क्या आदमी को एक मौका देता है। हम्म। जैसे किसी की मान के चलो अभी फूड की वीडियो वायरल हो जाए, तो मेरे को लगता है कि उसको फूड की ही वीडियो डालनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि जो वीडियो वायरल होती है उसके बाद में उसके साथ में उन लोगों की जो तादाद है जुड़ने वालों की, वो फूड वालों की ज़्यादा हो जाती है। अब वो मान के चलो अगर दूसरा कंटेंट डाला गया तो वो चलेगा नहीं उस पर। सही है। तो मेरा तो ये कंटेंट मैंने चूज़ कर लिया है क्योंकि मुझे तो घोड़ों का पैशन है। बिल्कुल। और आपका जैसे चांस से ये शुरुआत हो गई आपकी। हम्म। तो आगे की जर्नी बताइए, फिर आपने कैसे इसी लाइन में आगे आगे बढ़े? की जर्नी ऐसी कि मैंने फिर मेरे दोस्त को बोला, मैंने कि यार मैं कल से ऑफिस नहीं आऊँगा। तो मेरे घर वाले सब टेंशन में आ गए कि हम्म। यार इसने तो जॉब छोड़ दी। फिर उसके बाद में मैंने पता करा यार अगला मेला किधर लगने वाला है। वहाँ व्यापारी जो थे ना उन्हीं को पूछा, भाई साहब अगला मेला किधर लगने वाला है। उन्होंने बोला भाई साहब अगला मेला सारंगखेड़ा लगता है महाराष्ट्र में। हम्म। अब ये भी नहीं पता था कि महाराष्ट्र है कहाँ, और सारंगखेड़ा कभी हम गए ही नहीं थे दिल्ली से बाहर निकल के। अच्छा। ये मान के चलो मैं तो घोड़ों की वजह से ही बम्बई और जितनी जगह घुमा ना, घोड़ों की वजह से ही घूमा, वरना मैं
मैंने अजमेर से 10वीं 11वीं 12वीं की है, फिर उसके बाद में मैंने बिरला से बीएससी की थी वो, या फिर मैंने दिल्ली, बस ये 3 ही जगह देखी थी, बाकी अपन ने कोई जगह नहीं देखी थी। फिर उसके बाद में सारंगखेड़ा गए, सारंगखेड़ा से व्यापारियों को पूछा भाई अगला मेला किधर लगता है, फिर उस मेले में गए, फिर अगले मेले में गए। ऐसे करके मैं लगातार यानी कि 9 महीने तक मेले मेले घूमा, यानी कि 9 महीने यानी कि घर पे क्या है, यानी माने चलो एक तरीके से पूरा समर्पित कर दिया था चैनल के प्रति। 9 महीने के बाद में मैं 3 दिन के लिए घर आया, कपड़े वपड़े धुलवाए, फिर 5-6 महीने बाद घर आया। तो उस बीच में घर जाते ही नहीं थे? घर नहीं जाता था, घर जाता, महाराष्ट्र से घर आता, फिर वापस। उस टाइम पे तो देखो, आज तो पैसा आ भी रहा है, उस टाइम पे तो बजट भी कम था। उस टाइम तो ऐसे भी हुआ है कि हम जैसे सारंगखेड़ा पहले मेले में मैं गया था, तो मेरे को ध्यान है कि वहाँ पे क्या है कि एक हॉस्पिटल था, वो बंद हो चुका था, तो उसका वो बेड देता था 100 रुपये किराए पे, तो वो बेड पे हम 100 रुपये किराए के बेड पे रहते थे। अरे तो वो सब क्या है, स्ट्रगल भी देखे हुए। ये तो लोग क्या है आज के टाइम में देखते कि यार प्रदीप भाई ये है, जो पुराना स्ट्रगल अगर आप देखोगे ना, तो मेरे को लगता है कि इतना स्ट्रगल किया कि जितना तो मेरे घर वाले भी मेरे को बोलते, बोले तेरे को इतनी क्या ज़रूरत आ गई पैसों की। पर वो है कि एक दिमाग में जुनून चढ़ा हुआ है कि यार कुछ करना है बस। नहीं नहीं, मेहनत का फल तो मिलता ही है प्रदीप जी, बिल्कुल। ये तो बहुत सही बात है। ये दर्शकों आप भी मानोगे ये कि इन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की है, तब जाके इतने सक्सेसफुल हुए हैं और आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि इंडिया के सारे ही घोड़े के ओनर्स हैं वो उन फॉलो करते होंगे, उनको सब्सक्राइब किया हुआ है उनके चैनल को, उनके वीडियोस देखते हैं, इतना लाइक करते हैं। मैं प्रदीप जी के साथ सुबह से यहाँ पे हूँ, लेकिन हर 5 मिनट में 3 मिनट में फ़ोन आते रहते हैं घोड़े के ओनर्स के। तो इतना सक्सेस तो मेहनत के बाद ही मिलता है। तो प्रदीप जी, जब शुरुआत की आपने इस चीज़ में, तो कई अच्छे बुरे अनुभव भी हुए होंगे। कोई एक आधा वो किस्सा सुनाइए, कोई अच्छा मैं या ना बुरा अनुभव। अनुभव तो क्या, मैम शुरू में जब आए थे तो अपना तो घोड़ों का फील्ड था ही नहीं। हम्म। अब जब मैं सारंगखेड़ा पहुंचा इंटरव्यू करने के लिए, तो जी। क्या है उस टाइम पे व्यापारी 50-50 बच्चे एक ही लाइन में रखा करते थे। हम्म। तो इंटरव्यू लेते थे तो क्या करते थे, हम आदमी पे ही फोकस रखते थे, अच्छा। बच्चा दिखाते ही नहीं थे। हम्म। तो फिर वो आदमी को पूछते थे भाई साहब ये बच्चा कौन सी नस्ल का था, वो कहता था ये मारवाड़ी है, फिर क्या ये नुकरा है, ये काठियावाड़ी है। तो हम सोचते थे यार बच्चा तो एक ही है, ये पता नहीं कभी मारवाड़ी कह देता है कभी नुकरा कह देता है, पता नहीं इसका समझ में ही नहीं आता क्या है, क्योंकि हमारे को जानकारी नहीं थी, वो तो सही बता वो रहा तो था। हाँ। फिर लोग कहते थे यार प्रदीप भाई, यानी कमेंट में गालियाँ लिख के भेजते थे, बोले साले तूने शक्ल दिखाई, बच्चा तो दिखाया ही नहीं। फिर हम भी सोचते थे यार सही बंदा कह तो सही रहा है, अपन ने अच्छा। पूछ रहे थे ये कौन सा बच्चा है, पर फोकस अपन ने आदमी पे कर रखा है। हम्म। तो यानी कि लोगों से ही सीखे, यानी अपने को तो कुछ समझ में आता नहीं था, पर ये है कि जो भी सीखा इसी मार्केट से सीखा, बाहर से कुछ नहीं सीखा। कुछ कोई और ऐसा अनुभव आपका कि जहाँ पे जान पे बनाई हो या ऐसा? अनुभव तो है, देखो ऐसा जान पे बनाई होगी ऐसा तो हम क्या है कोई ऐसा काम करते नहीं, क्योंकि आतंकवादी तो है नहीं, घोड़ों के लिए काम करते हैं। पर ये है कि कभी कभार जैसे मान के चलो किसी आदमी ने किसी का नाम वीडियो में ले दिया, तो लोग क्या है उसको कंट्रोवर्सी समझने बैठ जाते हैं। लोग ये नहीं देखते कि भाई नाम सामने वाले ने लिया है तेरा, हम तो सिर्फ दिखाने वाले हैं। पर आदमी क्या करता है, सामने वाले को कुछ नहीं बोलता, वो हमेशा कोशिश करता है कि इसी को ही दबाया जाए। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ब्रीडर हैं वो ये सोचते हैं घोड़े वाले कि यूट्यूबर है यार इसकी क्या औकात होगी। पर मेरे को लगता है कि यूट्यूबर की औकात इतनी है ना कि उस ब्रीडर को अगर वो यूट्यूबर ठान लेना कि उसको उसकी औकात याद दिलानी है, तो उसकी असली औकात याद दिला सकता है, मैंने कहा वो पावर है। सही है। तो ये क्या है, बहुत सारे लोगों को ऐसे दिमाग में जरूर रहता है यार यूट्यूबर है तो क्या है, साढ़े की क्या औकात है। किसी के बैकग्राउंड के बारे में तुम्हारे को नहीं पता किसका घर का क्या बैकग्राउंड है। तो मेरे को लगता है कि कभी भी सोशल मीडिया को हल्के में किसी को नहीं लेना चाहिए। सही है। प्रदीप जी, स्ट्रगल के बारे में आपने थोड़ा बताया, जो आपकी जर्नी रही है, शुरुआत के जैसे आपने बताया कि वो 100 रुपए वाला बिस्तर लेके आप सोते थे, उसके आगे और स्ट्रगल क्या क्या आपने किया और कब से सक्सेसफुल होना चालू हुए, वो मैम जर्नी बताइए। स्ट्रगल का ऐसे है कि शुरुआत में ऐसा भी नहीं है कि देखो स्ट्रगल का क्या था कि मैं मेरे घर में सब जो भी लोग हैं सब गवर्नमेंट जॉब में, मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मैं कुछ करूँगा तभी मेरे घर का पालन पोषण होगा। तो जैसे शुरुआत में जाते थे तो क्या है, अब पैसा तो बहुत खर्च होता था, क्योंकि अब किसी मेले में जाओ, अब मान के चलो प्यास भी लग रही है तो ये सोचना पड़ता था कि यार 20 रुपए की बोतल लेंगे तो यार अपने तो पैसे खर्च हो जाएंगे। तो वहाँ पे क्या एक एक चीज़ का हिसाब लगाते थे, यार 100 रुपये बैठ के हो गए, यार 600 रुपये हो गए, अपने पास आया तो एक भी रुपया नहीं।
तो दिमाग में क्या है, ये भी चलता था, ये भी लोड रहता था कि यार वीडियो भी बनानी है, और दिमाग में ये भी रहता था कि यार सुबह अपन खाना खाएंगे तो 100 रुपये, वो यार अपने को तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। अब ये तो अपने को आज जैसे मान चलो 1000 रुपये आते तो अपने को थोड़ी कम वैल्यू है, उस टाइम पे अपने लिए 1000 रुपये 10,000 से भी ज़्यादा हुआ सही करते थे। सही। पर ये धीरे धीरे जैसे मेले में गए, जैसे कोई हमारे को बोल देता था कि प्रदीप भाई आज यहाँ रुक जाना, तो हमारे को बड़ी खुशी होती थी कि यार 600 रुपये बच जाएंगे आज हमारे, है ना। कोई अगर माने चलो जैसे खाना खिला देता था तो लगता था यार 100 रुपये बचा लिए अपन ने। तो इस तरीके से क्या है ना कि शुरू में बहुत स्ट्रगल था, और क्या इतना परेशान भी हो जाते थे कि कभी कभार शाम को जैसे कभी सही से सोना भी नहीं मिलता था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे चली, पर यह है कि कभी मेहनत से पीछे नहीं हटे, मेहनत हमेशा करी और बराबर करी। फिर धीरे धीरे चैनल भी मोनेटाइज हुआ, कुछ वहाँ से भी आना चालू हुआ। पर शुरुआत में चैनल से भी इतना नहीं आता था कि जितना तो ट्रैवलिंग में, क्या आप जैसे बॉलीवुड में कहीं गए तो 1200 रुपये भी भाड़ा लग जाता था। शुरू में जैसे ट्रेन में मैं सारंगखेड़ा गया था तो लोकल डिब्बे में जाते थे। अब टिकट सस्ती रहती थी इसलिए लोकल डिब्बे में जाते थे। अब दिल्ली से और महाराष्ट्र तक मान के चलो खड़े खड़े जाते थे, ऐसा भी देखा है। कभी कभार यानी 12-12 13-13 घंटे। आपको पता है लोकल की स्थिति हमारे इंडिया में क्या है ना, गेट के बाहर भी 4 आदमी लटके रहते हैं, तो खड़े खड़े जाते थे। तो यानी कि स्ट्रगल का ऐसे है कि बहुत स्ट्रगल किया है, यानी कि वो अगर बयां करे तो यार मान के चलो कैमरे के सामने कभी कभार सोचते भी है ना तो खुद ही लगता है कि यार हम पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं। पर ये है कि जो भी है सब घोड़ों की वजह से आज। और कुछ घोड़े वालों का भी देखो सपोर्ट रहा, पर ये है कि टांग खींचने वालों का ज़्यादा सपोर्ट रहा, करने वालों का थोड़ा सा कम सपोर्ट रहा। टांग खींचने वालों का मतलब? कि टांग खींचने वालों का ऐसे कि जैसे कि लोग, आपको पता है कि अभी जैसे आप चलो नए हो, पर इस घोड़ा मार्केट में मेरे को लगता है कि इतनी राजनीति है कि एक बार को अगर इसमें जो बोलता है ना कि जो राजनीति में बहुत तगड़ा चाणक्य है, वो भी आके इस घोड़ा मार्केट को नहीं समझ पाएगा। अच्छा। इतनी खतरनाक राजनीति है। ये तो घोड़े वाले भी जानते हैं मैं क्या बोलता हूँ, है ना। बस फर्क इतना सा कि मैं बोलता हूँ तो वो बात कंट्रोवर्सी में आ जाती है, वो कुछ करे तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो स्ट्रगल क्या है, जिंदगी में बहुत करा और अभी भी कर ही रहे। 28 दिन घर से बाहर ही रहते हैं। तो पहला ब्रेक कब मिला आपको? पहला ब्रेक मेरे को पहले तो ये मिल ही चुका था, जो अपनी वीडियो वायरल हुई थी। फिर उसके बाद में मैं ना, क्या हुआ था कि जब मैं सारंगखेड़ा वगैरह के बीच से पहले ही मेरे पास में क्या एक वीडियो पड़ा हुआ था, यानी कि जो मैं सोनपुर गया था उससे पहले मैं क्या अजमेर दरगाह गया था मैं। तो मैंने वहाँ की एक वीडियो बनाई थी। तो वहाँ पे क्या करा, कैमरे तो ले जाने नहीं देते अंदर, तो मैंने फ़ोन से ही क्या विजुअल बना लिए थे। और ये मेरे साथ के जो मेरे क्या शुरू में जब ये चैनल चालू करा था 3 लड़कियाँ थी जो मेरी पार्टनर थी, जो मेरी क्लास की लड़कियाँ थी। तो उन्होंने से मैंने वॉइस ओवर करा के और वो वीडियो डाल दिया था। पर वो वीडियो क्या हुआ, जैसे सारंगखेड़ा 2-3 मेले गए, उसके बाद में वो वीडियो इतना तेज़ वायरल हुआ कि अगर आज भी आप जाके देखो तो वो वर्ल्ड का नंबर 1 वो है, यानी कि वीडियो। तो उसके बाद में मेरे को जैसे कि दरगाह से भी फ़ोन आया, कुछ उन्होंने मेरे को जो राशि थी जो उनको देनी थी कि भाई आपने हमारा धर्म प्रमोट करा है वो दिया। और उस वीडियो से भी मैंने लाखों में कमाया। कि जो मेरे साथ वाले तो जो मेरे को छोड़ के गए थे कि यार ये तो चलेगा नहीं, मेरे को लगता है कि वो 6 महीने की भरपाई उस एक वीडियो ने पूरी कर दी थी मेरे। अच्छा। उसके बाद से और आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। घाटा हो या नुकसान हो, मेरा एक ही उद्देश्य है कि अपने चैनल पे वीडियो आनी चाहिए बस। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में काम कर रहे तो कभी कभार नुकसान नहीं होता। अभी जैसे मेरा गाड़ी का भी मैटर हुआ था 14 नवंबर को। तो गाड़ी के सामने क्या कुछ बदमाश आ गए थे तो वो गाड़ी भी ले गए थे, और गाड़ी के अंदर सामान था। 30-35 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ। अच्छा। अगर मैं चाहता था उस टाइम पे भी मैं डिमोटिवेट हो सकता था, पर 14 तारीख को भी मेरी वीडियो आई थी, 15 को भी आई थी, 16 को भी आई थी। अगर मेरे को लगता है कि और कोई यूट्यूबर होता या और कोई आदमी होता एक बार को सदमे में आ जाता, पर उस टाइम भी अपने को संभाला। फिर अपन ने सोचा यार जो अपना है ही नहीं है, जो चला गया उसके लिए हाथ पैर मारने से क्या फ़ायदा। घाटा भी बहुत हुआ, पर एक ही दिमाग में ड्रीम रहता है कि भाई कुछ करना है बस। और अपना ये मानना कि यार ये घोड़े बोल नहीं सकते, इनकी आवाज़ अपने को बननी है। सही है। घोड़ों की जब आप शूट वगैरह लेते हैं तो अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, कहीं कहाँ पे सर्दी है, कहाँ पे बारिश है, तो वो मौसम से या कहीं कीचड़ है, कहीं पानी है, कई बार एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो मैं एडजस्ट का ऐसा है कि जब मैं घोड़े में नहीं आया था ना उससे पहले साल में 2-3 बार बीमार हो जाया करते थे। पर अच्छा। आज तो क्या है कि बीमारी भी नहीं आती, क्योंकि बीमारी को भी पता है कि इसके इरादे इतने मजबूत है कि मेरे को अगर बुखार भी आ जाता है ना तब भी मैं शूट करता हूँ। अच्छा। तो वो बुखार की भी औकात नहीं होती कि अपने को आ जावे। अपने को जब कोरोना नहीं आया तो बुखार क्या आएगा। अच्छा, कोरोना के टाइम भी कोरोना के आपने टाइम में शूट फुल शूट चालू करा। थे? मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे मैंने मरने वाले तो घर में ही मर गए। मैंने अगर अपनी मौत लिखी हुई है तो वैसे ही आ जानी। सही है। तो अपने क्या है,
ऐसा कोई फर्क नहीं अपने को, ना कोई बीमारी, ना घोड़ों में जब से आए जब से तो कुछ नहीं हुआ। चलो तो उसका भी श्रेय आप घोड़ों को ही देते हैं। देखो यार, घोड़ों अपने तो आज जो भी है ना, अगर ये मान के चलो ये टी शर्ट भी पहनी है तो घोड़ों के पैसों से ही है। सही क्योंकि है। घोड़ों की अपन ने दिल से प्रमोट करा तो आज उन उसकी वजह से ही अपन यहाँ पे हैं। आप इतने सक्सेसफुल हो गए हैं प्रदीप जी, जो अभी नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं मार्केट में, उनके लिए कुछ टिप्स दीजिएगा। देखो मैडम, पहले तो बात यह है कि सक्सेसफुल आज भी नहीं हुए देखा जाए तो। वो लोगों की नज़र में लोगों को लगता है, पर मेरे को नहीं लगता अभी अपन हुए। अभी तो अपने को ये है कि मान के चलो एक चौथा ही सक्सेस हुए। पर ये कि ज़िंदगी में अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं सक्सेस हो गया तो फिर मैं घरे बैठा होता आज। क्योंकि यार मैं सक्सेस ही नहीं हुआ, इसलिए 28 दिन फील्ड में रहता हूँ। तो बाकी ये है कि नए यूट्यूबर जो आ रहे हैं वो आए। देखो जितने यूट्यूबर मार्केट में आएंगे, जितना चाहे से कोई आदमी एक फ़ोटो भी डाल रहा है तो उसका भी कहीं ना कहीं एक हिस्सा है घोड़ों को प्रमोट करने में। तो नए यूट्यूबरों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जैसे कि आजकल के जो यूट्यूबर आ रहे हैं ना, वो कुछ टाइम अपनी ईमानदारी से वीडियो बनाते हैं। फिर जब उनके पास ऑफ़र आने लगते हैं कि भाई ये घोड़ा दिला दो, ये घोड़ा दिला दो, तो आज के टाइम में 85% क्या 90% फोटोग्राफर और यूट्यूबर सब दलाली वाले फील्ड में पड़ गए। अच्छा। तो मैं ये चाहूँगा अगर आप ईमानदारी से काम करोगे ना, ये मेरी गारंटी है कि दलाली से जितना कमाओगे ना, उतना तुम उससे दुगना इस ईमानदारी से कमा सकते हो। प्रदीप जी, घोड़े की मार्केट के बारे में कुछ बताइए। मैम, घोड़ों की मार्केट के बारे में तो ऐसा है, घोड़ों की मार्केट बहुत अच्छी है। नया आदमी आए तो अपना शौक़ पूरा भी कर सकता है, बहुत अच्छा मार्केट है। पर आज के टाइम पे क्या हो गया है कि कुछ घोड़े वाले अच्छे हैं, बाकी कुछ घोड़े वाले इतने, अगर ऐसे बोले ना, एक जो इतने गंदे हो गए हैं कि उन्होंने इस घोड़ा मार्केट को पूरा ही ख़राब करके रख दिया है। हाँ हाँ। और उन लोगों के चक्कर में जो लोग इस मार्केट में ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, उनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो ईमानदार आदमी है वो झूठ नहीं बोल सकता, और जो झूठ बोलने वाला है वो दबा के झूठ बोलता है। सही और है। वो झूठ बोलने वाले लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार आदमियों का माल भी नहीं बिकने देते, यानी घोड़े भी नहीं बिकने देते। तो ये मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो घोड़े वाले हैं कुछ, वो अपने आप को सुधारें। जैसे अभी हमारे घोड़ा मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, कुछ ब्रीडर भी हैं, वो कैमरे के सामने आने के बाद में इतनी ज्ञान की बातें करते तो ऐसा लगता है कभी कभार तो सालों इसी ने लिखी हो, जैसे घोड़ों की जो बुक है वो इसी ने लिखी हो। पर वास्तव में उनका असली चेहरा देखा जाए ना, तो असली चेहरा बहुत खतरनाक है। वो जैसे वो नहीं आता था वो शक्तिमान में, वो किल्विस अंधेरा कायम रहे, वो ऐसा उनका अच्छा। वो रोल है। तो मैं ऐसे घोड़े वालों को यही कहना चाहूँगा कि कैमरे पर के सामने आके ब्रीड की बातें करते हैं कि भाई ये घोड़ों में ये ब्रीड करेंगे, हम किसानों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए हम वो करें, किसानों के लिए हम शो करवाएंगे। मेरे को लगता है कि किसानों के लिए शो तो जब करोगे जब किसान के घर अच्छा बच्चा आ जाता है, तो अपना घोड़ा बंद कर देते हैं वो उसकी घोड़ी पे छोड़ना। ऐसे भी मार्केट में लोग हैं। तो मेरे को लगता है कि असली चेहरा अपना जो है ना वो मार्केट में दिखाओ। ऐसा नहीं कि कैमरे के सामने तुम आके अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। अब वो लोग क्या कैमरे के सामने अच्छी बातें आके करते हैं, जब कोई नया बंदा वो वीडियो देखता है तो उनको लगता है कि यार ये आदमी बहुत ईमानदार है, वो उससे जाके कनेक्ट होते हैं, और वो उनको असलियत तो पता नहीं रहती, और वो आदमी उसको पूरा छील देता है। तो मैं तो घोड़े वालों को यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, हम घोड़ों के लिए काम कर रहे हैं, घोड़े बोल नहीं सकते तो उनकी आवाज़ है हम। तो ये क्या, घोड़ों के साथ में भाई अगर अच्छा करोगे तो बहुत ही ठीक है। अब जैसे बहुत से घोड़े वाले, नया आदमी आया, गुल्फा गैंग की तरह ग्रुप बना बना के लोगों को घोड़े बेचे जाते हैं। आप, मैंने मान के चलो अभी आपको 50 लाख का घोड़ा दे दिया, अब मेरे से कौन लेगा वो घोड़ा? ये नए लोगों के सामने बहुत दिक्कत आती है। अब कैमरे पे देखने वाले लोग ये भी कहेंगे यार प्रदीप भाई आप तो गलत बोल रहे हो, पर उनका जो पहुंच है ना वो घोड़े वालों तक ही है, हमारी पहुंच आम आदमी तक है। सही है। क्योंकि जब भी आदमी के साथ गलत होता है ना, तो उसको लगता है, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे जब कुछ भी गलत होता है ना, तो हम सोचते हैं कि अपने माँ बाप के पास जाएँ, कंधा रख के रो लें। नए आदमी के रोने के लिए हमारा कंधा रहता है, तो वो हमारे से झूठ नहीं बोलता, वो हमारे को सारी हकीकत बताता है। तो जो नए लोग हैं वो भी थोड़ा सा क्या है, सावधान रहे। कैमरे पे अगर कोई अच्छे से बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वास्तव में अच्छा होगा, और ये नहीं कि भाई उसके घर डायरेक्ट ही पहुंच गए और ये और ये। और दूसरा ये कि भाई घोड़ा मार्केट में क्या है कि जैसे हमारा भारत देश आज़ाद हुए तो बहुत टाइम हो गया, पर मेरे को लगता है कि घोड़ा मार्केट अभी भी गुलाम बना हुआ है। 20% लोग ही आज़ाद हैं, बाकी 80% लोग तो ऐसे हैं कि मेहनत खुद करते हैं घोड़े पे, दाना भी अपने पैसों का खिलाते हैं, सेवा भी खुद करते हैं, पर उनको ये है कि गुलामी से बाहर नहीं आ पा रहे।
तो मेरे को लगता है कि भाई जो लोग आपको ये सोच रहे हैं ना कि इस घोड़ा मार्केट को, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, सबों के ऊपर मत लेना, कि इस घोड़ा मार्केट को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स समझो, अभी भी नहीं समझोगे तो मेरे को लगता है बहुत वक्त गुजर जाएगा। तो वो लोग इस मार्केट को जिस हिसाब से मोड़ रहे हैं ना, उस हिसाब से ही लोग मुड़ते जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अपना फोकस सेट करो कि आप घोड़ा मार्केट में आए तो आपको करना क्या है। बाकी इस मार्केट में लोग ये है कि अभी दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं कि यार वो ये कर रहे हैं, यार वो मेरे आदर्श हैं तो मैं उनके हिसाब से चलूँ। इस घोड़ा मार्केट में कुछ लोगों को आप अपना आदर्श बना सकते हो, कुछ लोगों को मान सकते हो कि आपको सही सलाह देगा। बाकी आप ये सोचो कि सारे लोग आपको अच्छी सलाह देंगे, वो भी संभव नहीं। वो तो प्रदीप जी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं आप, लेकिन इससे आगे कोई और सपने, कोई और फ्यूचर प्लान्स, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? मैम देखो, पहुंचने का तो ऐसा है कि कितना भी आगे जाए तब भी आदमी की है ना एक प्यास बुझती नहीं है। अगर आदमी के पास 10 करोड़ आ जाए तो आदमी कहता है 20 करोड़ आ जाए मेरे पास, जब 20 करोड़ आते तो आदमी कहे 30 करोड़ आ जाए। पर हाँ, एक चीज़ ये है कि मेरे को इतना पता है कि मैं ज़िंदगी में इतना कर लिया, क्योंकि जब मैं ये न्यूज़ सेक्टर में आया था ना, मास कॉम में कर रहा था, तो शुरू में हम क्या है कि 3 महीने की हमारे यहाँ इंटर्नशिप करनी पड़ती है न्यूज़ सेक्टर में। जी। तो उस टाइम पे क्या अपन ने एक डायरी बनाई थी, तो उसमें क्या 50-60 बातें लिखी थी। अब ये पता नहीं था अपने को किससे पूरी होगी वो चीज़ें, पर उसमें लिखा था कि भाई अपने को 10,000 के जूते चाहिए, और अपने पास 5,000 के अपने को पैंट शर्ट लेने। इस तरीके से छोटे छोटे ड्रीम थे, पर वो ड्रीम ऐसे थे कि छोटे से छोटे कि अपने बड़े की तरफ में। वो ऐसे नहीं कि भाई अपने को एक ही महीने में पूरे करने, वो तो बस लिख दिए थे कि भाई ज़िंदगी में ये करना है हमारे को, अब कभी भी पूरा हो वो अपने को नहीं कुछ पता था। तो ऐसे करके उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। भाई अपने को एक मोटरसाइकिल लेनी है पल्सर, अपने को एक स्पोर्ट्स बाइक भी लेनी है, एक कार भी होनी चाहिए अपने पास में, घर वालों को अच्छी ज़िंदगी देनी है, मैंने हमारी जो मेरी जो वाइफ हो एक सुंदर सी वाइफ हो। यानी कि उस तरीके के जो अपने मन के जो ख्यालात थे वो सब उस डायरी के अंदर जी, थे। जी, जी। पर वो क्या है कि वो डायरी इतने काम में बिजी हो गए कि वो डायरी लिखने के बाद में उसको लिख के पटक दिया, पर वो डायरी कभी अपन ने उठा के देखी ही नहीं। तो मेरी वाइफ ने मेरे को फ़ोन करके बताया अभी, यानी कि 7-8 महीने पहले, बोले यार तुमने उस डायरी के अंदर तुमने पता है एक डायरी लिखी थी। मैंने तो अपन तो भूल गए थे, पता नहीं कौन सी डायरी लिखी थी। तो अब क्या अब ऐसा होता था कि शादी से पहले क्या थोड़े से भाई हर यंग लड़के का रहता ही है भाई कॉलेज में कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड रहती। मैंने सोचा मैंने यार किसी का अपना लेटर वेटर तो नहीं मिल गया, मैंने कि भाई डायरी मिल गई। तो बोले तुम्हारी एक डायरी मिली है मेरे को, उसमें तुमने बहुत कुछ लिख रखा है। बोले क्या लिखा है तुम्हारे को पता है कि डायरी में? तो अब थोड़ा सा मैं डर गया पहले, तो मैंने पता नहीं यार क्या लिखा हुआ है डायरी में। फिर वो बोली कि तुमने है ना कम से कम 50-60 बातें लिख रखी है उस डायरी में, कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो बोला उस डायरी में सिर्फ एक बात रह गई है, बाकी सब पूरी हो गई है। तो मैंने उसको पूछा क्या रह गई है? तो उस डायरी में अपन ने 60वें नंबर पर लिख रखा था कि अपने पास में कभी भविष्य में एक 50 लाख की गाड़ी भी होनी चाहिए, है ना। तो वो चीज़ मेरे को लगता है जो डायरी में लिखी थी, वो सपने कैसे पूरे होंगे, क्या करना पड़ेगा, ये अपने को कुछ नहीं पता था। बस वो डायरी लिखी और कोने में डाल दी। पर ये है कि देखो अब भगवान का जो होना है वो होना है, क्योंकि अपना तो कभी सोचा नहीं था कि घोड़ों में आएंगे। पर एक ही घोड़ों की वजह से वो आज सारे अपने ड्रीम पूरे हुए। वरना अपन कभी ज़िंदगी में ये भी नहीं सोचते थे कि यार अपन आईफोन चलाएंगे। आईफोन जब किसी के हाथ में देखते थे ना उस टाइम पे, तो खाली बस ये देख के ही रहता था यार कभी साला पता नहीं आईफोन अपने पास आएगा भी नहीं आएगा। मैं तो उस टाइम पे 6,000 रुपये का एक स्पाइस का फ़ोन आता था वो चलाता था। फिर उसके बाद में फ़ोन का था, यानी कि पर ये कि घर वालों से हम उतना पैसा नहीं ले सकते जितना हमारे शौक़ है। अब जैसे कि मैं दिल्ली से पढ़ाई की हुई है, तो दिल्ली में तो क्या घर वाले जितना पैसा दे उतना कम है, क्योंकि दिल्ली में कहीं घूमने के लिए जाओ तो माने चलो 1,000-2,000 रुपये तो वैसे ही किराया लग जाता है कैब वगैरह से। पर ये कि घोड़ों की वजह से आज इतना है कि ज़िंदगी में अपने को ये है कि बस ईमानदारी से आगे बढ़ना है, और भगवान जैसे चाहेगा, जिस राह पर चाहेगा चलते रहेंगे। बस ये है कि ज़िंदगी में सपना तो ऐसा कोई ख़ास है नहीं है, पर ये है कि घोड़ों के लिए मैं जितना अच्छा कर सकूँ उतना अच्छा मैं करूँ। और बात रही स्ट्रगल की, तो स्ट्रगल तो आज भी कर रहा हूँ। लोग मेरे को बोलते थे प्रदीप भाई शादी के बाद आप काम नहीं कर पाओगे, देखना आप ऐसा होता है। फिर मैं लोगों को कहता भी था ना, मैंने देख भाई शादी के बाद भी मैं उतना ही काम करूँगा जितना आज कर रहा हूँ। तो लोग मेरे को कहते थे प्रदीप भाई चैलेंज है, तुम भी यहीं पे ही और मैं भी यहाँ पे ही हूँ। तो वो देखने वाले लोग मेरे भाई बंदी हैं सब, है ना। तो उनको भी पता है कि शादी के बाद में मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी शादी 21 तारीख की थी, मैं 19 तारीख को पहुंचा घर पुष्कर मेला ख़त्म करके। टेलर पहुंचा, भाई साहब जल्दी आ गए क्या? मैंने बोला तेरे को क्या मतलब मैं जल्दी आया लेट आया, तू ड्रेस बना के देना मैंने की, है ना। फिर 21 तारीख को मेरी शादी थी, 23 तारीख को मैं शूट पे था, अरे! यानी 22 का दिन। तो वो उससे आदमी समझ सकते हो कि यानी क्या स्ट्रगल है।
मेरे घर वाले तो खुद ही मेरे को बोल देते कि अरे भाई तू पता नहीं क्या पागल हो गया घोड़ों के चक्कर में, क्या है क्या नहीं है। बोला तेरे को ना तो वाइफ दिखती ना घर वाले दिखते। पर ये है कि वो पता नहीं दिमाग में ऐसा जुनून सवार है कि कुछ करना है, बस क्या करना है ये कुछ नहीं पता, बस ये कुछ करना है। और मैंने कभी ऐसा दिमाग नहीं लगाया कि अपन ये करे वो करे। पर ये है कि अपन ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो अपन ने ज़िंदगी में जो सोचा वो सब अरमान पूरे कर लिए। धन्यवाद आपका मैम थैंक यू। प्रदीप जी, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने। तो दर्शकों, आपने जाना, प्रदीप जी से हमने सुना कि कितनी स्ट्रगल की है उन्होंने, कितनी मेहनत की है, और ये सब भले वो भगवान को श्रेय दे रहे हैं, लेकिन ये सब उनके मेहनत का ही नतीजा है। दर्शकों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।